गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताऊंगा। इससे पहले हम आप लोगों को चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। चलिए आज हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली चैप्टर के थ्योरी को बता चुके हैं। जो विद्यार्थी इसका थ्योरी अभी तक नहीं देखे हैं वो इसका थ्योरी देख ले, जो कि सारा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि AC को सरलता से DC में परिवर्तित किया जा सकता है। AC को सरलता से DC में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसा कौन सा उपकरण है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, AC को यानी AC करंट को AC को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं DC में। AC को कन्वर्ट कर सकते हैं DC में। वैसा कौन सा उपकरण है? तो AC को DC में जो है ना, ये दिष्टकारी के द्वारा हम बदल सकते हैं। कोई भी अगर AC है, अल्टरनेटिंग करंट है, और हम उसको डायरेक्ट करंट में बदलना हो तो दिष्टकारी के द्वारा हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यानी दिष्टकारी का काम ही है AC को DC में परिवर्तित करना। तो इसका ऑप्शन होगा D। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सुनिए। निम्न में कौन सा कार्य प्रत्यावर्ती धारा द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है? यानी कह रहा है कौन सा कार्य जो है ये प्रत्यावर्ती द्वारा नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा कार्य, यानी प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC अल्टरनेटिंग करंट द्वारा हम कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं? तो प्रत्यावर्ती द्वारा हम लोग काम बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते हैं, विद्युत लेपन भी नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचालन भी नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त में से सभी ये तीनों काम जो है हम लोग AC के थ्रू नहीं करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? यदि हमको धातु शोधन करना हो, बैटरी चार्जिंग करना हो, या फिर आर्क वेल्डिंग करना हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्रचालन हो, ये सब का अगर हमको ज़रूरत हो तो हम इसके लिए DC धारा का उपयोग करते हैं। कौन सा धारा का उपयोग करते हैं? DC। इस सब के प्रचालन के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं? याद रखिएगा DC। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि बैटरी चार्जिंग के लिए हम कौन सा धारा उपयोग करते हैं? DC। विद्युत लेपन में भी DC, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रचालन में भी DC, और आपको दिया हुआ रहेगा आर्क वेल्डिंग तो भी DC। ठीक है, AC से हम नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के। ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू AC आपूर्ति वोल्टेज डैश है। देखिए हम लोग जो घरों में यूज करते हैं वोल्टेज, सिंगल फेज यूज करते हैं। तो सिंगल फेज जो AC यूज कर रहे हैं वो AC यूज करते हैं, DC नहीं, सिंगल फेज AC। तो आखिर वो वोल्टेज का मान कितना होता है? कौन सा वोल्टेज यूज करते हैं? यानी 230 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे घरों में आपूर्ति होती है वो 230 वोल्ट है। तो वो 230 वोल्ट क्या, वो याद रखिएगा वोल्टेज क्या होगा, वो VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही हम लोग यूज करते हैं। 230 वोल्ट ये याद रखेंगे। ये RMS मान होता है। कौन सा मान होता है? ये RMS मान होता है, और इसी मान का हम लोग यहाँ क्या करते हैं, उपयोग करते हैं घरेलू में। 230 वोल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RMS का फुल फॉर्म जान लीजिए,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन सारा बता चुके हम थ्योरी में। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है इसका फुल फॉर्म। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसको कहते हैं? आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करता है। यानी मान लीजिए टी समय में, इसको समझ लीजिए आरएमएस किसको कहते हैं। मान लीजिए ये एसी है, एक तरफ एसी है और दूसरे तरफ डीसी है। अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में एसी 20 जूल ऊष्मा उत्पन्न किया और उतना ही समय में टी भी 1 सेकेंड में अगर 20 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता हो, कौन? डीसी भी। एसी जितने समय में ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए टी सेकेंड में 1 सेकेंड में अगर 20 जूल उत्पन्न कर रहा है और डीसी भी उतने ही समय में अगर उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करे तो हम इसी को क्या कहेंगे? आरएमएस कहते हैं। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस। इसी का प्रभावी मान भी हम लोग, इसका नाम है दूसरा, आरएमएस को ही दूसरा नाम हम लोग प्रभावी मान भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव वैल्यू। ये याद रखिएगा और ऐसे सारा हम थ्योरी में बता चुके हैं। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा जितना भी हम एसी का बता रहे हैं। कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवीयता को अचर रूप में बदलता है? कह रहा ध्रुवीयता को अचर के रूप में बदलता है, यानी पोलरिटी इसमें नहीं होता है। तो यही एसी आपूर्ति में क्या होता है? ध्रुवीयता को अचर रूप में बदलता है एसी आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। यानी एसी में आपका क्या होगा? ध्रुवीयता का गुण नहीं होता है, जबकि डीसी में क्या होता है? ध्रुवीयता होता है। यानी उसमें देखे होंगे प्लस और माइनस ध्रुवीयता, जबकि एसी में आप कभी प्लस माइनस नहीं देखे होंगे। ठीक है, पोलरिटी होता है डीसी में, जबकि एसी में पोलरिटी नहीं होता है। यही कहने का मतलब है। कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवीयता को अचर रूप से बदलता है? तो आप याद रखिएगा एसी। यानी एसी में पोलरिटी नहीं होता है, जबकि डीसी में पोलरिटी होता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक कैपेसिटर जो 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है और उसे 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित किया जाए तो, देखिए एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल तो आप लोगों को पता ही होगा। ये कैपेसिटर कह रहा है कि इस कैपेसिटर को चलाने के लिए हमको 230 वोल्ट अभी एसी है, डीसी है। ये देखिए 220 वोल्ट डीसी है, यानी ये 220 वोल्ट ये मेरा क्या है? ये डीसी है। यानी ये 220 वोल्ट से क्या हो रहा है? 220 वोल्ट डीसी से ऑपरेट हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस डीसी के जगह पे हम अब एसी रख दिए। इसके जगह पे देखिए ये एसी रख दिए, 220 वोल्ट एसी दे दिए। तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसमें कॉइल में एसी है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो रहेगा ही, प्योर तो कोई रहता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें तो रहेगा ही। तो कॉइल में कुछ करंट प्रभावित होगा। देखिए कुछ ना कुछ उसमें प्रतिरोध तो रहेगा ही। डीसी था तो पूरा प्रतिरोध था, अब एसी है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, तो एसी के कोई इसमें कुछ ना कुछ जब प्रतिरोध रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। तो कॉइल में कम करंट प्रवाहित होगा और
कॉन्टैक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। इसका ये बी नंबर होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर, याद रखिएगा। डीसी से हम कैपेसिटर को ऑपरेट कर रहे हैं, अब डीसी के जगह पे हम क्या कर दें, उसको एसी लगा दें, यानी उतने ही वोल्टेज का अगर एसी हम लगा दें तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, उसमें कम कॉइल में कम करंट प्रवाहित होगा और कॉन्टैक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन देखिए, छठे नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2kH फ्रीक्वेंसी का आवर्धिक काल कितना होगा, ये सारा बता चुके हैं। देखिए 2kHz है, 2kHz हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्धिक काल कितना होगा, यानी फ्रीक्वेंसी आपको दिया है और आवर्धिक काल का अर्थ होता है टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो हम एक आपको रिलेशन बताए थे, आप ध्यान से देखिएगा। एक रिलेशन क्या बताए थे, आपको एक रिलेशन बताए थे कि आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल इज इक्वल टू बताए थे 1 बाय फ्रीक्वेंसी। देखिए तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 किलो हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी देखिए, ये फ्रीक्वेंसी जो आपको यहाँ पे दिया हुआ, आप गौर कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आपका 2 किलो हर्ट्ज। इस 2 किलो हर्ट्ज को आप में हर्ट्ज में बदल लीजिए, तो 2 गुना 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, +3, ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 10 टू द पावर +3 हर्ट्ज हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप रख दीजिए 1 बाय 2 गुना 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा। ये देखिए आवर्तकाल का मात्रक आपको पता है ना, क्या होता है, सेकेंड होता है। और जब आप इसको भाग दीजिएगा, जब आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका ये वैल्यू देखिएगा ऐसा निकलेगा 0.5 ये मिली सेकेंड निकलेगा। ठीक है, जब आप भाग दीजिएगा तो 0.5 ये मिली सेकेंड निकलेगा, जब इसको आप भाग दे करके देखिए। क्लियर, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ये बी नंबर होगा। यानी इस फॉर्मूला पे आप बैठाइए और सॉल्व कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये छठा का देखिए, यहाँ पे छठे में कह रहा है क्या, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्धिक काल कितना होगा। यानी आपको यहाँ पे देखिए f का मान दिया हुआ है, f इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 किलो हर्ट्ज। तो 2 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 2 पे कितना जीरो, यानी 2 गुना 2 पे 1000 हो गया, 1000 ये हर्ट्ज हो गया, किलो को हर्ट्ज में बदल लिए, ये हो गया। अब देखिए t इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं t इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो इस पे मान रख लीजिए 1 बाय फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 गुना 1000, ये हो गया। अब देखिए जब इसको भाग दीजिए, किसको भाग देंगे, यहाँ आप देखिए आपको दिखा रहा है 1/2 से भाग दीजिए ये वाले को। जब आप इसको भाग देंगे 1/2 में तो ये 0.5 आएगा। अब देखिए ये 1000 को ऊपर ले जाइए, तो 1000 को जब ऊपर ले जाइएगा तो 10 पे पावर -3 होगा। तो ये 10 पे पावर -3 को क्या कहते हैं, मिली। तो ये 0.5 ये क्या हो जाएगा, मिली सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ये वाला सही होगा। क्लियर, इस बार आप समझ गए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है f बराबर ये कह रहा है वाट,
और देखिए यहाँ पे टी दिया हुआ है, आवर्तकाल आपको दिया है, तो आवर्तकाल कितना है 0.1 सेकेंड। अब देखिए एफ इज इक्वल टू, आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, आप इस पर रख दीजिए 1 बाय 0.1। जब यहाँ से पॉइंट को आप हटाइएगा यहाँ से तो ऊपर में 10 आ जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना निकलेगा, ये 10 क्या फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान बताना है। प्रभावी मान को ही हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू। ये प्रभावी का ही दूसरा नाम है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए आरएमएस इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, आरएमएस सारा बता चुके हैं। आरएमएस इज इक्वल टू होता है वी मैक्स वोल्टेज का मैक्सिमम बटे √2, या आप लिख सकते हैं इसके जगह पे दूसरा 0.707 वी मैक्स, इस पे भी रख के आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ वी मैक्स दिया हुआ है, वी मैक्स वोल्टेज का मैक्सिमम मान, किसी भी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान, धन दिशा या ऋण दिशा में अधिकतम मान। देखिए तो धन या ऋण दिशा में, ये धन दिशा में अधिकतम मान है, इसी को हम लोग कहते हैं वी मैक्स। ये जो दिया हुआ है आपका 537 वोल्ट, ये वी मैक्स है। तो आप इस पे रख दीजिए, चाहे आरएमएस इज इक्वल टू इस फॉर्मूला पे लगाइए या दूसरे फार्मूला पे लगाइए। आरएमएस इज इक्वल टू होता है वी मैक्स बटे √2 या 0.70 वी मैक्स। तो इस पे रख देते हैं 0.707। अब वी मैक्स का मान देखिए कितना है 537। 537 रख दिए मान। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो लगभग 399.67 आएगा, जो अप्रॉक्स जो है ये ए नंबर होगा 380। आप गुना करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्स इतना आएगा 379 आएगा, ये 379 आएगा, जो अप्रॉक्स इसके बराबर है। ठीक है, ये ए नंबर आप गुना करके देख लीजिएगा। चलिए ये सब भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम बताए थे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC इज इक्वल टू बताए थे 1/2πfc होता है। और ये XC का मात्रक भी हम आपको बता चुके हैं, ये XC का मात्रक होता है ओम। ये XC का मात्रक होगा ओम। कैपेसिटिव प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलिए, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/2πfc। F फ्रीक्वेंसी है, C कैपेसिटर है। अब देखिए किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती तो नहीं होगा,
यानी एक्स सी इज इक्वल टू, देखिए क्या आ रहा है, एक्स सी यहाँ से देखिए एक्स सी इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक्स सी क्या है, एक्स सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक बार हो रहा है सी का, हो रहा है कि नहीं, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक बार हो रहा है एफ का, ये हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए ये होगा कि नहीं, 1/, ये है 1/, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, सीधा समानुपाती में ना होगा। एक्स सी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी रहता तब हम उसको कहते हैं, जबकि यहाँ व्युत्क्रम आ रहा है 1/दिस आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कैपेसिटिव प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वही कैपेसिटिव प्रतिघात का मात्रक होगा। और फिर इसका सूत्र हो गया एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, जो ये लिखे हुए हैं 1/2 पाई एफ सी, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इजी है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। आपको पता है ना कि किसी भी सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज कैसे कनेक्ट होता है। वोल्टेज मान लीजिए पैरेलल में वोल्टेज सेम, जबकि करंट क्या होगा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए ये सर्किट कैसा आप देख रहे हैं, ये पैरेलल दिख रहा है, ये और ये देखिए तो पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, हमको वोल्टेज समान होगा। तो आरोपित वोल्टेज मेरा क्या होगा, यहाँ जो भी वोल्टेज है यहाँ पे भी वही वोल्टेज होगा, यहाँ भी वही होगा। तो आरोपित मेरा वोल्टेज भी क्या होगा, 250 वोल्ट होगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो वोल्टेज हमको यहाँ सर्किट में मिल रहा है वही वोल्टेज हमको क्या होगा इसमें मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ट्रिकी देता है आप लोग को, कुछ नहीं दिमाग लगाने वाला है, डायरेक्ट देखो और बनाओ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। फॉर्म फैक्टर, हम एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान हम सारा बता चुके हैं, फिर भी अब चलिए फॉर्म फैक्टर यानी एफ फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS बटे एवरेज। RMS बटे एवरेज, और RMS का मान आपको बता चुके हैं अभी तुरंत 0.707 Imax करंट का मैक्सिमम, और एवरेज के लिए होता है 0.637 Imax। देखिए Imax कट गया, ये पॉइंट और पॉइंट भी यहाँ से कैंसिल हो गया। 760 बटे 637 जब आप करेंगे, 760 बटे 637 जब आप करेंगे तो इसका मान आपको निकल करके आएगा 1.11। इसका मान निकल करके आएगा आपका 1.11। कितना आएगा 1.11 आएगा ये मान निकल के, जो ये ऑप्शन नंबर क्या है बी में है, ये बी नंबर सही। FF का अर्थ होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है RMS। देखिए FF दोनों में FF डॉट डॉट है, इसीलिए RMS याद रखिएगा, डॉट वाला RMS को ही हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कहते हैं, इफेक्टिव बटे एवरेज। ठीक है, ये है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, यदि AC परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर होगा। यानी आपको बता चुके हैं कि ये इसमें कह रहा है कि ऐसा, यानी ये V है, ये I है, और इसके बीच का अंतर आपको दिया है 90 डिग्री। यानी आपको फाई का मान दे दिया है, फाई दिया है 90 डिग्री, तो आपको पावर का मान बताना है। और ये AC है, याद रखिएगा AC है। तो AC के केस में देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जब AC है तो P इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू VI
cos phi, यही जानते हैं। अब देखिए vi cos phi का मान देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री रख दीजिए। और आपको पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। cos 90 0, तो ये टोटल टर्म को 0 कर देगा, तो पावर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, इसी फार्मूला पे। चलिए 13 नंबर समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होगा। अभी जस्ट बताए थे आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से सूचित करते थे, और एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई FC, 2 पाई FC। तो ये एक्सी का जो मात्रक होता है, एक्सी का मात्रक होता है ओम, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होगा, ओम। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो आपको कथन दिया है, इस पे आपको विचार करने के लिए कह रहा है। कथन 1 में कह रहा है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचता है, लैगिंग कहलाता है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे, तो हम उसको क्या कहेंगे। देखिए पहले पहुंचने वाले को हम लोग कहते हैं लीडिंग, जबकि यहाँ लैगिंग दिया है, तो ये गलत है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में शिखर मान पहुंचे, बाद में पहुंचने वाले को ही हम लोग कहते हैं लैगिंग। पहले पहुंचने वाले को लीडिंग नहीं बोलते, पहले पहुंचा। क्रिकेट विकेट में देख रहे हैं, बोला लीड कर रहा है, यानी कि वो पहले पहुंच रहा है। अब बाद मतलब हो गया लैगिंग, वो घट रहा है। तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी आप इसको समझिए, अगर मान लीजिए हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। चलिए ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। हम देखिए कैसे जा रहे हैं, डायरेक्शन को आप लोग देखिएगा। हम डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, तो पहले कौन पहुंच रहा है, आई पहुंच रहा है या भी पहुंच रहा है, तो पहले आई पहुंच रहा है। तो जो पहले पहुंचेगा उसको हम कहेंगे लीड, उसको कहेंगे हम लोग लीडिंग, उसको क्या कहेंगे, लीडिंग। पहले पहुंचने वाले को लीडिंग। अब देखिए करंट पहले पहुंच रहा है, जबकि वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है, तो बाद में पहुंचने वाले को हम लोग कहते हैं लैगिंग। ठीक है, जो पहले पहुंचेगा वो लीडिंग। देखिए करंट यहाँ पहले पहुंच रहा है इसमें, जबकि वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लैगिंग। ये हो गया लैगिंग। ठीक है, ये हो गया लीडिंग, यानी वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है तो ये लैगिंग, और करंट पहले पहुंच रहा है तो ये हो गया लीडिंग। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।